सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर्मन से उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि फलादेश में महादशा एवं अंतरदशा का उपयोग हम लोग कैसे करें, इसकी 11वीं कक्षा है। संभवतः इस महीने में दशा फल पर हम लोग पढ़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए महीना दिन की कक्षा छोटी पड़ती है। पिछली कक्षा में यानी कि पूर्व की कल तो कक्षा ही स्थगित थी। परसों की कक्षा में हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया था कि किस अंतरदशा में फलों का नुकसान होता है। आज हम लोग किस दशा में हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं, हम आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जितने अच्छे ढंग से हम लोगों ने पिछली कक्षा में नहीं समझा, उससे बेहतर ढंग से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आज की कक्षा, जो पिछली कक्षा हुई थी, उसमें जो त्रुटियां रह गई थी, वह भी हम लोगों का कुछ थोड़ा सा और सुधर सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फलादेश में महादशा एवं अंतरदशा का उपयोग कैसे करें, भाग 11 है। और आज हम लोग शुभ फल पर चर्चा करेंगे। फलादेश जब हम लोग करने लगते हैं तो नियम तो यह है कि जो समस्याएं हो उसको आधार मानकर हम सबों को फलादेश करने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमसे पूछा जाता है कि आने वाले समय में क्या समय कैसा रह सकता है, आने वाले साल 2 साल में 3-4 वर्षों में कैसा अच्छा। क्या ऐसे पूछे जाते हैं ये प्रश्न या नहीं पूछे जाते हैं? जी गुरुजी, अक्सर पूछे जाते हैं और इसके जवाब भी हम सबों को देने पड़ते हैं। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। तो देखें कि क्या वर्तमान में किसी पापग्रह की अंतरदशा चल रही है, जो नैसर्गिक पापग्रह है। अब आप ही लोगों में से कोई बतलाए कि किसी वैसे व्यक्ति सदस्य जिनकी पापग्रह की अंतरदशा चल रही है। यानी कि मंगल की चल रही हो, राहु की चल रही हो, शनि की चल रही हो। गुरुजी हमारी चल रही है राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा। चलिए, एक तो आया मंगल लिख लेते हैं। और कोई सदस्य? गुरुजी मेरी राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु, चलिए ठीक है। अब मंगल की अंतरदशा चल रही है। मंगल देव आपके कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं? लग्न कुंडली के 6ठे भाव में गुरुजी। हाँ जी, जी 6ठे भाव में गुरुजी। 6ठे भाव में। चलिए ठीक है। मंगल देव यहाँ, मंगल देव सामान्यतः, अब यहाँ पर मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे। क्या सामान्यतः यह निर्बली है या बलवान है? अब शुभ है कि अशुभ है, मैं वह नहीं पूछना चाहता। बल उनके पास में क्या ठीक है? जी किस राशि में बैठे हुए हैं? मीन राशि में। ठीक है। मीन राशि शुभग्रह की राशि है, अच्छी है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मंगल को मित्र मानते, अपने मित्र राशि में है, तो मित्र राशि में तो बलवान कहा ही जा सकता है। तो अब आप देखेंगे कि मंगल देव किस भाव से उपचय में है। अब आप लोग जिनके राहु की अंतरदशा चल रही है, वह देखेंगे कि राहु किस भाव से उपचय भाव में है। क्या राहु बलवान है? तो राहु वैसे बकरी होता है, बलवान ही रहता है। राहु बकरी होता है तो बलवान सामान्यतः बलवान है। तो राहु आपके किस भाव से तीसरे हैं? यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल किस भाव से तीसरे है, तो मंगल चौथे भाव से तीसरे। मंगल किस भाव से छठे है? लग्न भाव से छठे। मंगल किस भाव से 10वें हैं?
भाग्य भाव से 10 में, मंगल किस भाव से 11 में, 8वें भाव से 11 है। तो अब इन भावों के लिए यदि कोई पापग्रह बलवान अवस्था में होता है तो वह जिस भाव से उपचय भाव में होता है उस भाव के लिए सामान्यतः शुभ फल देता है, उस भाव के लिए सामान्यतः शुभ फल देता है। अब यहाँ पर भले मंगल की दृष्टि अब यहाँ 6ठे पर है तो लग्न पर भी पड़ रही है। अब यहाँ मीन राशि है तो यहाँ पर अलग राशि हो, यहाँ पर 9 होगा, 8 होगा, यहाँ पर 7 नंबर की राशि होगी। चलिए 10, 11, 12 ठीक। मंगल की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है तो दशा अंतर दशा चल रहा है, दशा चल रहा है तो कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर तो आत्मबल मिलना स्वाभाविक सी ही बात है। और इसके लिए शत्रु भाव है तो थोड़ा सा विरोधियों का या प्रतिद्वंदियों का, विरोधी तो नहीं कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी कहना उचित होगा, प्रतिद्वंदियों का थोड़ा सा कम प्रभाव हो रहा होगा, यह तो सामान्यतः फल होगा। परंतु चौथे भाव पर तो इनकी दृष्टि नहीं है। चौथा भाव से संबंधित जो भी विषय वस्तु देखे जाते हैं इन सभी विषय वस्तुओं से संबंधित कुछ न कुछ लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य भाव से भी आप देखेंगे तो भाग्य भाव का भी कुछ न कुछ शुभ फल आपको मिलता होगा कि पहले जो काम करते थे या जो आशाएं आपकी थी वह जो सफल हो रहा था उसमें थोड़ी गतिशीलता बढ़ी है। 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि नहीं है, 6ठे भाव में स्थित होने से 8वें भाव पर दृष्टि नहीं है, लेकिन ये 8वें से 11वां भाव है तो थोड़ा मनन चिंतन करने में भी आपका आजकल मन लग रहा होगा। मतलब किसी चीज के निचोड़ निकालने के लिए, थोड़ा सा गहन अध्ययन करने के लिए थोड़ा डीप में जाने का मन करता होगा। अब जो चौथा भाव है घर के सुख का भाव है, चौथे भाव से ढेर सारी चीजों को देखा जाता है। जिस विषय वस्तु से संबंधित कारक ग्रह कमजोर होंगे उसके फल कमी बेसी आएगा। लेकिन और भी तो चीजें हैं, मन में ऐसी भावनाएं होती होगी कि हाँ भाई एक आध भवन मकान और बन जाता तो ठीक रहता, या चौथे भाव से जिन विषय वस्तुओं का, चौथा भाव मित्रता का भी है, लोकप्रियता का भी है, हो सकता है कि लोकप्रियता में विकास वृद्धि। तो अभी जो हमने कहा कि पापग्रह जहां पे होते हैं जैसे मंगल है और तो जहां पे है वह जिस भाव से उपचय भाव में पड़ते हैं उसके फलों में थोड़ी शुभता का विकास हो जाता है। उनकी दशाओं में यदि वे ग्रह बलवान हो तो, निर्बली होंगे तो क्या अभी जो 4 भावों के बारे में हमने चर्चा किया आपके जीवन पर लगभग कितने प्रतिशत प्रभावी हो रहे हैं? गुरु जी पूर्णतया प्रभावित हो रहे हैं। और जैसे मनन चिंतन की बात है वो तो सत्य है। और चौथे भाव से जैसे अब भूमि के बारे में बात करें गुरु जी तो बनारस में तो घर ही है, लेकिन लगभग 1.5-2 साल से जमीन के बारे में सोच रहे थे और परेशान थे, लेने के लिए घूम घूम के भ्रमण कर रहे थे। लेकिन अभी 20 दिन पहले बनारस में फिर एक जमीन लिखवा ली, तो चौथे भाव का भी लाभ हुआ गुरु जी। यानी जो भी आपने बताया सब सत्य है गुरु जी, इसमें यानी हम 1% इधर उधर काट नहीं सकते। नहीं काट सकते तो फिर अब हम लोग इससे क्या शिक्षा प्राप्त की? इस तो वर्तमान की हो गई। अगर मान लिया कि भविष्य में पूछा जाता, अगर मंगल की दशाएं अगर 5 साल बाद में, 3 साल बाद में आने वाली होती, मंगल की अंतरदशा 3 साल बाद में आने वाली होती तो आज के तारीख में आपसे कोई पूछता कि हाँ पंडित जी बताइए 2-3 साल के बाद में 2-3 साल तक क्या होगा, तो हम मंगल देव की जब देख लेंगे कि अंतरदशा आने वाली है तो वह किस भाव के उपचय भाव में है, उन भावों के फलों के वृद्धि के बारे में हम सुझाव दे सकते हैं कि नहीं सुझाव दे सकते हैं? जी, अच्छा, ये आगामी जीवन अच्छा होगा इनकी दशा में। दूसरा, जिस व्यक्ति के कुंडली में राहु, जिस व्यक्ति के राहु देव की अंतरदशा चल रही है वो राहु देव किस भाव में बैठे हुए हैं किसी भी सूत्रों पर?
हाँ जी। दूसरे भाव में बैठे हैं गुरुजी, दूसरे। अब दूसरे भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो यह 12वें से तीसरे हो गए, 9वें से छठे हो गए, पंचम से दसम हो गए और चौथे से 11वें। यानी कि जिस भाव से उच्च भाव में है उस भावों के फलों में शुभ वृद्धि कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। भाग्य भाव के बारे में तो मैंने कहा ही, भाग्य भाव के बारे में तो मैंने कह ही दिया कि हाँ भाई भाग्य की वृद्धि होना, यानी कि पहले से जो काम सोच रहे हैं वो नहीं हुआ, अब राहु की दशा चल रही है, कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आए। 12वां भाव अपरिचितों का है, राहु भी अपरिचितों का है, तो अपरिचितों से मेल जोल का बढ़ना या और भी ढेर सारी विषय वस्तु देखे जाते हैं, उस भाव का थोड़ा सुख अधिक मिल जाना। चौथा भाव जो सामाजिकता का भी है, चौथा भाव जो सामाजिकता का भी है, मतलब लोकप्रियता का भी है, तो एकाएक लोकप्रियता बढ़ जाना या चौथे भाव से और ढेर सारे विषय वस्तु देखे जाते हैं। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भी है, संतान का भी है, विद्या का भी है। तो ये नहीं कि सभी चीजों में वृद्धि होगी। अब जिस प्रश्न से संबंधित ग्रह मजबूत होंगे उस ग्रह से संबंधित जो 5वें भाव से जितने विषय वस्तुओं के विचार किए जाते हैं उन विषय वस्तुओं से संबंधित कारक ग्रह जो अच्छे होंगे उनके सुफलों में वृद्धि राहु की अंतरदशा में होगा। अब राहु भले ही चौथे पंचम भाव को नहीं देख रहा हो, तीसरे भाव को नहीं देख रहा हो, 12वें भाव को नहीं देख रहा हो, 9वें भाव को नहीं देख रहा, तो यह जो हमने अभी कहा, तो क्या इन भावों से संबंधित कुछ अच्छे फलों का एहसास होता है, हो रहा है? गुरुजी विद्या तो मिल ही रही है, अर्जन तो हो ही रहा है विद्या का 5वें भाव से। बाकी अपरिचितों से भी थोड़ा मतलब, एक्चुअली राहु की अंतर्दशा गुरुजी बहुत टाइम से चल रही है, अभी 1.5 साल हो गया है, अभी नवंबर में खत्म होगी, तो ये तो चल ही रहा है। अपरिचितों से लाभ तो इतना नहीं, लेकिन हानि थोड़ी ज्यादा हुई है। तो हानि में ये शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, तो अब हानि के लिए जिम्मेवार ग्रह बुध देव भी हो सकते हैं, अन्य ग्रह भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि 12वें भाव से लाभ नहीं, राहु की अंतर्दशा है तो वह तीसरे भाव 12वें से तीसरे में राहु बैठे हुए, जी तीसरे भाव में राहु राजयोग देते भी हैं, लाभ प्रदान देते भी हैं। नियम यह है कि जिस भाव से उच्च भाव में कोई भी पाप ग्रह होता है उस जी भाव की सुफलों में वृद्धि करता है, जी तीसरे भाव में भाव है। तो फिर यह तो नियम वहां पे लागू हुआ, बात यह है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग की बात है। जी जी लेकिन कुछ ना कुछ 12वें भाव से लाभ, कुछ ना कुछ भाग्य में वृद्धि, यानी कि जो लंबे दिनों से चल रही है। तो आप देखिए ना कि ओवरऑल पहले जितने काम अटके पड़े थे या उसमें कुछ सफलता उन कार्यों में, विचारों में जी आई या नहीं आई? जी जी, विचारों में तो काफी चेंज हुआ है, थोड़े बहुत रुके काम भी बढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, चौथा भाव पारिवारिक सुखों का भी है, चौथा भाव मित्रता का भी है, चौथा भाव हमारे भूमि भवन मकान वाहन इत्यादि का भी है, चौथा भाव ढेर सारे विषय वस्तु देखे जाते हैं। तो किसी न किसी विषय वस्तु में लाभ तो मिला ही होगा या मिलने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि चौथे से 11वें भाव में है राहु, जी 11वें भाव में बैठे हुए राहु वैसे राजयोग देते हैं। तो जब राजयोग देंगे तो या किस भाव के लिए देंगे? अगर यहाँ पे 11वें भाव में राहु होंगे तो या राजयोग किसको देंगे? लग्न को देंगे ना। हाँ जी तो यह तो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो राहु अपने से तीसरे भाव को तो राजयोग देंगे, तो तीसरे तो चौथा भाव है ना। हाँ जी अब भाव का स्वामी ही खराब हो जाए, भाव का स्वामी ही निर्बली हो जाए, भाव का स्वामी ही पीड़ित हो जाए, तो फिर हाँ, लाभ कहाँ से मिले? फिर लाभ नहीं मिलेगा। जी गुरु जी। तो क्या इस नियमों के आलोक में हम सभी क्या आने वाले समय के लिए कुछ आकलन करके बतला सकते हैं कि नहीं बतला सकते हैं? जी गुरु जी, हो सकता है। चलिए।
अब किसी व्यक्ति के कोई शुभग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति शुक्र, इन दोनों में से कोई, या शुभ चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। गुरु जी मेरी चल रही है गुरु में गुरु की अंतर्दशा। ठीक है, गुरु में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। देवगुरु बृहस्पति किस भाव में? तीसरे भाव में। चलिए, तो नियम यह कहता है, यह सभी बेसिक नियम है, हम लोगों ने बहुत बार पहले पढ़ा है। तो यह किस भाव का चौथा भाव है? चौथे भाव में है, तो 12वें से चौथा है। इस भाव से 5वां है, 11वें से 5वां है। किस भाव से 7वां है? 9वें भाव से 7वां। किस भाव से 10वां है? 6ठे भाव से 10वां। किस भाव से 9वां है? तो 7वें भाव से। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई शुभग्रह, बलवान शुभग्रह की जब अंतर्दशा चलता है तो वह जिस भाव से शुभ भाव में होता है, उस भाव के शुभ फलों में किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी विषय वस्तुओं का वह लाभ जरूर देता है। अब एक भाव से तो अनेक विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, एक भाव से अनेक विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। सभी विषय वस्तुओं में लाभ थोड़े दे देगा, नहीं देगा। किसी खास विषय वस्तु के लिए किसी खास ग्रह की आवश्यकता होती है। भाव के स्वामी को भी देखना चाहिए। यहाँ यदि यही होता कि आने वाले 3 वर्षों के बाद में देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, तो देखेंगे कि वह किस किस भाव से शुभ भाव में है, यानी केंद्र और त्रिकोण भाव में। फिर उस भाव से जो केंद्र और त्रिकोण भाव में जो ग्रह भाव बनते हैं, किस भाव का स्वामी मजबूत है, कौन से ग्रह मजबूत हैं, उस भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। तो जो मजबूत बनेगा उस विषय वस्तु से संबंधित लाभ देता जाएगा, भले उस भाव पर उसकी दृष्टि पर रहती हो ना पर। तो 12वें भाव का भी लाभ, देवगुरु बृहस्पति है, थोड़ा खर्चा तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, वो देखे ना देखे। 12वां भाव अपरिचितों का भी है और भी सुखों का। तो उस प्रकार के सुखों, मतलब कि अपरिचितों से मेलजोल बढ़ना, सुखों में वृद्धि होना, थोड़ा आय में वृद्धि होना, भाग्योन्नति होना। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का है या सहयोगियों से अत्यधिक मदद मिलना। 7वां भाव पार्टनरशिप का भी है, सहयोगी का भी है। पार्टनरशिप हम उसे भी कह सकते हैं, जो लाइफ पार्टनर है उसको भी पार्टनरशिप कहेंगे। एवं जो हमारे आय में सहायक होते हैं उसे भी हम लोग पार्टनर ही कहते हैं। पार्टनर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी गुरु जी। तो वो अभी हुआ। 6ठा भाव हमारे प्रतिरोधियों का भी है, यानी कि विरोधियों का भी है। तो यहाँ से सुफल मिलना, यानी कि विरोधी पहले की अपेक्षा कम हो जाना। तो यह जितनी बातें यहाँ पर हम लोगों ने अभी चर्चा की, यह आपके जीवन पर कितना, जब गुरु की अंतर्दशा चल रही है तो इसमें यह बात आपके जीवन पर कितना प्रतिशत लागू हो रहा है? गुरु जी 100% लागू हो रहा है। 12वें भाव का रिजल्ट तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब नए नए लोगों से संपर्क होना और ज्ञान में वृद्धि और हर तरीके से शुभ फल ही मिल रहा है गुरु जी। तो क्या अगर 4 वर्ष के बाद में देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा किसी व्यक्ति की आए, मतलब आने वाली है, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के किस भाव में है, तो क्या इस प्रकार से आप आकलन करके नहीं बता सकते हैं क्या कि यहाँ 4 वर्षों के बाद में 1.5 साल तक आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ इस प्रकार के लाभ की वृद्धि होगी? और 4 वर्ष के बाद में जब वो उसके जीवन में आपसे आपने जो कह दिया, अगर उसमें अगर आधे से ज्यादा बात, अभी तो आप कह रहे हैं कि 100%, 80-90% लागू हो रहा है, तो आपकी बात में अगर 50% भी अगर लागू हो जाता है, 60% भी लागू हो जाता है, तो 4 वर्ष के बाद में
वो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति किस प्रकार की भावनाएं होंगी? विश्वास बढ़ेगा गुरुजी। और जो चीजें आपने बताई ना, सप्तम भाव, ये सारे भाव एक्टिवेट हैं एक तरीके से कह सकते हैं। जयप्रकाश जी बोला जाए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी से मेरा प्रश्न ये है कि अगर उस समय गोचर में भी वो शुभ ग्रह कहीं मतलब इन्हीं भाव में आ रहा है, जिस भाव से वो चौथा या सातवां बन रहा है, तो क्या फलों में और ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा वो? और ज्यादा वृद्धि कर देगा। अगर वो क्या कहते हैं अशुभ भाव में आ रहा है तो वहां पर तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा क्या गुरुजी? मतलब कि गोचर में भी अगर इस भाव में गोचर कर रहे हो अच्छी स्थिति में, या गोचर में भी इन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ जाए, तब तो और शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। जी। अब यहां पर देखा जाए एक और चीज, अभी यहां पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं 8, 9, 10 नीच, अपने नीच राशि में है ना। जी गुरुजी, नीच राशि में। अपने नीच राशि में आपका वृश्चिक लग्न है, मुझे याद है, ग्रहों की स्थिति याद नहीं, लेकिन वृश्चिक लग्न है, याद है। ठीक है, तो अब अगर अब इनकी राशि कौन हो गए? शनि। शनि हो गए। नियम यह भी कहता है कि महादशा स्वामी के राशि, यहाँ पर आशीष कौन हो गए? शनि। शनि गुरु। शनि देव। शनि देव के जो तत्कालिक मित्र बनते हैं आपके कुंडली में, देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है। आप सभी आदमी इस सूत्र को अपने अपने कुंडली पे लगाएं कि आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके राशि जो ग्रह बनते हैं उनके अति मित्र कौन ग्रह है, यानी कि अब शनि की अति मित्र कौन ग्रह है? या तत्कालिक मित्रता में कौन? गुरु जी इस कुंडली के हिसाब से मेरे के तो गुरु ही बनते हैं तत्कालिक मित्र। यहाँ तो शनि के तत्कालिक मित्र गुरु भी हो गए। शनि के तत्कालिक मित्र गुरु हो गए। यह सूत्र हमने बचपन में पढ़ाया गया था, हमें याद आया है। आज यह सूत्र हम भी भूल गए थे, हम सोचने पर विवश हो गए हैं कि देवगुरु बृहस्पति की महादशा में देवगुरु की बृहस्पति की ही जब अंतरदशा चलती है, या सामान्यतः नियम यह है कि महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी यदि दोनों एक ही ग्रह होते हैं तो सामान्यतः समस्या कुछ ज्यादा ही होता है। सामान्यतः समस्या कुछ ज्यादा। क्या यह बातें है या नहीं है? आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांशतः व्यक्ति के देवगुरु बृहस्पति की महादशा शुरू हुई और अंतरदशा भी देवगुरु बृहस्पति की ही रहे, तो फिर समस्याएं कुछ ज्यादा है।
ऐसा आप लोगों ने अनुभव में पाया है या नहीं पाया है? जी गुरु जी पाया है। तो यह भी सूत्र है अंतरदशा स्वामी का। अंतरदशा स्वामी के लिए कि महादशा स्वामी जिस राशि में है उस राशि के स्वामी के जो तत्कालिक मित्र होते हैं सामान्यतः फल अच्छा मिलता है। तो आप लोग भी इस सूत्र को अपने अपने कुंडली में लगा कर देखें कि आपकी महादशा किस ग्रह की चल रही है। यह कक्षा कुछ ऐसा है कि चर्चात्मक ही होना है। चर्चात्मक हम तब चाहते हैं कि वैसे सूत्र जो हमारे गुरुजनों ने हमें पढ़ाया लेकिन हम भी भूल चुके हैं, वो तो माँ गायत्री या गुरुजनों का आशीर्वाद की भूले बिसरे चीज जब चर्चा चलती है तो याद आ ही जाता है। और जब भूले बिसरे चीज जब याद आते हैं तो उस पर व्यक्ति हाल फिलहाल में कुछ समयों से उन सूत्रों का उपयोग न किया हुआ होता है, तो उन सूत्र पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो आप लोग देखिए कि आपकी कुंडली में महादशा स्वामी कौन है और उनके राशि कौन बनते हैं। उस राशि के जो मित्र हैं अगर उनकी अंतरदशा चल रही है तो ये अंतरदशा जब चली तो कुछ लाभ देखने को मिला या नहीं मिला? शायद इस सूत्र को आप लोग नहीं समझ पाए। समझ गए गुरु जी। एक व्यक्ति के समझने से क्या होता, और भी लोग तो बोले। गुरुजी जो गुरुजी तत्कालिक प्रैक्टिकल करके मित्र बताएं, है वो राशि कुंडली का पर देखना प्रैक्टिकल है। करके दिखाएंगे। एक मिनट जयप्रकाश जी आप बाद में बोलेंगे। हाँ बोला जाए। गुरुजी कह रहा हूँ कि जो राशि होंगे महादशा की राशि उनके अति मित्र देखे जाएंगे। हाँ उनके अति मित्र हो तो और ज्यादा सुंदर, अगर उनके तत्कालिक मित्र होंगे तो भी। अब आप ही गुरुजी बोले ना आपके तत्कालीन मित्र महादशा तो स्वामी कौन है? जी मेरे महादशा स्वामी राहु हैं। महादशा स्वामी राहु है और उनसे दूसरे भाव में अजी बोल, शनि है और 12वें भाव में वो वाली बात नहीं ना। महादशा स्वामी राहु वह किस राशि में है? गुरु की राशि में है। तो गुरु की राशि में तो राशि देव गुरु बृहस्पति हो गए। जी गुरुदेव। अब देव गुरु बृहस्पति से तत्कालिक मित्र कौन है? तात्कालिक मित्र में सूर्य बुध शनि और शुक्र केतु। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, कृपया माइक बंद। सूर्य बुध शुक्र और केतु मंगल। सूर्य बुध और केतु की अंतरदशाएं सामान्यतः अच्छी जाएगी, जाना मंगल चाहिए। और शुक्र की गुरुजी आपकी आवाज ठीक नहीं है, बंद करते हैं। मंगल शुक्र और शनि भी हैं। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। जयप्रकाश जी आप बोले। गुरुजी मैं कहता कि एक बार इसको आप कुंडली पर लगा के दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा क्लियर होगा उससे, बहुत ज्यादा क्लियर। क्योंकि होने जैसे मेरी महादशा स्वामी है गुरु इस समय, और गुरु जो है वो क्या कहते हैं वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, शुक्रदेव। हेलो। हाँ तो शुक्रदेव बने राशि। हाँ शुक्रदेव राशि बन गए। अब शुक्र से जो तत्कालिक मित्र बनते हैं वो बुध बनते हैं, मंगल बनते हैं, सूर्य बनते हैं। तो इन तीनों में से किसी की अंतरदशा अभी व्यतीत हुई है कि नहीं? अभी बुध की अंतरदशा चल रही है गुरुजी। तो अभी बुध की चल रही है, तो जब से बुध की अंतरदशा चल रही है सामान्यतः कैसे फल देखने को मिल रहे हैं आपको ओवरऑल? हाँ मेरे को ओवरऑल है मेरे को। तो बस हो गया ना, ठीक समझ गए। अब एक ही सूत्र सभी व्यक्तियों के कुंडलियों पर पूरा प्रभावी हो यह तो निश्चित नहीं है। अब मान लीजिए बुध तत्कालिक मित्र में बनते हैं लेकिन बुध की स्थिति ही अच्छी नहीं हो, बुध अशुभ हो, बुध अशुभ भाव के स्वामी हो जी,
बुध पाप प्रभावित हो, बुध अंश बल से कमजोर हो जाए, बुध अंश नीच राशि हो जाए, तो फिर कहां से मिलेगा? एक शुभ फल के लिए तो कई प्रकार से देखे जाते हैं ना। जी जी जी। ये सभी क्या है? फलादेश के मसाले हैं, और किसी भी एक परिणाम के लिए कई मसालों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी। क्या आप लोगों के कुंडली में अष्टमेश एवं नवमेश की युति है? यदि किसी जी गुरु व्यक्ति जी, के कुंडली में, मेरी कुंडली में। चलिए, यदि अष्टमेश एवं नवमेश की युति है, या अगर युति ना भी है, यदि युति ना भी है। न भी है, तो 8वें एवं 9वें के स्वामी में परस्पर संबंध है, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की राशि में, एक दूसरे के नवमांश में, यानी कि परस्पर संबंध, परस्पर संबंध। अष्टमेश एवं नवमेश। यदि यहाँ पर अब इस उदाहरण कुंडली में अष्टमेश जो बनते हैं शनिदेव बनते हैं, और नवमेश देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, गुरुदेव गुरु बृहस्पति। तो दोनों में परस्पर संबंध नहीं दिख रहा है। अब गुरु यहाँ पर है, शनिदेव यहाँ पर होते तो दोनों एक दूसरे से दृष्ट होते। युति है तब भी, या परस्पर दृष्टि है तब भी। अब आपके अष्टमेश जो भी बनते हैं, क्या उनकी अंतर्दशा अभी चल रही है या पिछले दिनों व्यतीत हुई? बीते हुए समय के बारे में बतलाएं कि अष्टमेश की अंतर्दशा कब चली? 2015। हाँ जी, 2015 को थी। 2015 में अष्टमेश की अंतर्दशा चली। तो 2015 में के आसपास में आपके द्वारा कुछ ऐसा काम हुआ जो आपको प्रसिद्धि की तरफ बढ़ाया। भले वह कंटिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, उसकी स्थिति वर्तमान में कैसी है वह तो पूरी कुंडली बतला सकती है, परंतु 2015 के आसपास में आपके द्वारा कुछ ऐसा काम हुआ जो आपके प्रसिद्धि की तरफ ले गया। जी गुरुदेव। तो क्या यहाँ से हम सब ऐसे नहीं समझ सकते हैं? अगर हम सबों से यह पूछा जाता है परामर्श सुझाव में कि हाँ पंडित जी बतलाइए कि हाँ आने वाला समय कैसा हो, तो फिर देखेंगे कुंडली का अवलोकन करेंगे कि हाँ भाई इसकी किस ग्रह की अंतर्दशा आने वाली है निकट भविष्य। अगर वह अष्टमेश की ही आने वाली है और अष्टमेश और नवमेश का परस्पर संबंध कुंडली में है, तो क्या हम इस प्रकार का उसे सुझाव दे नहीं सकते हैं कि आने वाले, हम अपना विचार रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अवश्य रख सकते गुरुदेव। क्योंकि हम सबों ने तो सूत्र पढ़ा या अपने गुरुजनों के द्वारा बतलाए गए सूत्रों को हम सबों ने याद किया, और उस सूत्रों को आज की तारीख में भी हमने कुंडली पे लगाया अपने मित्रों के। तो हम लोगों ने पाया कि कहीं हद तक बातें सही है। कक्षा का भी मतलब यही होता है, कक्षा का भी मतलब यही होता है कि एक एक सूत्र हम लोग पढ़ें और उस सूत्र से संबंधित एक दूसरे पर चर्चा करें कि यह सूत्र क्या आपकी कुंडली पे लग रहा है तो क्या प्रभावी आपके जीवन का होगा। गुरुदेव छोटी सी बात पूछनी है, ये जो अभी आपने बताया कि परस्पर संबंध सातवीं दृष्टि हो या एक दूसरे नवांश में हो, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसमें गुरु और शनि के बीच में कि यहाँ पर जो है शनि तो गुरु के नवांश में आ रहे हैं, लेकिन गुरु शनि के नवांश में नहीं आ रहे हैं, मतलब नक्षत्र में नहीं आ रहे हैं।
नक्षत्र में नहीं क्या? नहीं, परस्पर संबंध होना आवश्यक है। अच्छा, ठीक। परस्पर संबंध कैसे देखा जाता है? सातवीं एक व्यक्ति। एक दूसरे से युक्त हो, या एक दूसरे को देख रहे हो, या एक भाव परिवर्तन को भी संबंध कहा जाता है, या नौमांस में राशि परिवर्तन हो तो नौमांस में अब अगर यहीं पे राशि परिवर्तन होगा तो कैसे होगा? अगर मान लिया जाए कि नौमांस में ही राशि परिवर्तन हो, अब नौमेश जो है, अब इस उदाहरण को रुकिए जरा सा यहाँ पर समझने दीजिए। नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर। आठवें भाव के स्वामी शनिदेव। अब शनिदेव कहाँ बैठ जाए? यह क्या परिवर्तन हो गया? राशि परिवर्तन हो गया। क्या अष्टमेश नवमेश का हुआ? नहीं, यह अष्टमेश नवमेश का राशि परिवर्तन नहीं हुआ नवमांस में। अच्छा। यह खष्टेश एवं 10 मेष का राशि परिवर्तन हुआ, न कि अष्टमेश नवमेश का। अच्छा। यदि यही देव गुरु बृहस्पति 11 नंबर की राशि में होते और शनिदेव 12 नंबर की राशि में होते, तब अष्टमेश एवं नवमेश की राशि परिवर्तन कही जाती। अच्छा। ये तो राशि परिवर्तन जैसा हो गया वो तो सामान्य सी बातें हैं, जो नए सीखते हैं या जिनके पास में थोड़ा ज्ञान कम होता है उसके लिए। जब किसी भाव आधारित बात हो जाए तो जो भाव में जो राशि है उसी राशि के परिवर्तन को माना जाएगा। हाँ, अगर इस भाव से संबंधित बात नहीं होता, सामान्यतः गुरु शनि के संबंधों की बात होती और प्रश्न किसी दूसरे भाव से संबंधित होता और उसमें गुरु एवं शनि की आवश्यकता होती, तो फिर यहाँ पर राशि परिवर्तन यह भी मान लिया। बड़े कोमल तथ्य होते हैं, इन कोमल तथ्यों को हम सबों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारे गुरुजनों का कहना है सभी के जिंदगी में सामान्यतः जो 9 ग्रह होते हैं, क्या 9 ग्रह का महादशा सभी कोई भोग पाता है? नहीं भोग पाता है गुरुदेव। नहीं गुरुजी, नहीं भोग पाता। हाँ, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं भोग पाता। वैसे भी दुनिया में बहुत से व्यक्ति भाग्यशाली हैं कि सभी ग्रहों की महादशा भोग लेते हैं, फिर जन्म महादशा शुरू होती है उनकी, जो 120 वर्ष से अधिक दिन जीवित रहते हैं। ऐसी बात थोड़ा है कि कोई व्यक्ति 120 वर्ष से अधिक जीवित ही नहीं रहता। ढेर सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो किस व्यक्ति की जन्म किस महादशा में हो, ये तो कोई निश्चित नहीं है कि फलाने ग्रह की ही महादशा में सभी व्यक्ति की जन्म होगी, फलाने ग्रह की महादशा में किसी व्यक्ति की जन्म हो ही नहीं सकती। यानी सभी ग्रहों की महादशा में व्यक्ति का जन्म होता है कि नहीं होता है? अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का जन्म चंद्रमा की महादशा में हुआ, यदि किसी व्यक्ति की जन्म चंद्रमा की महादशा में हुआ, तो जन्म से तीसरा महादशा जो आएगा, अब यहाँ पर किसकी महादशा हो गई? बुध का। तीसरी महादशा बुध का होगा या तीसरी महादशा गुरु का होगा? यदि किसी व्यक्ति का जन्म चंद्रमा की महादशा में हुआ हो तो तीसरी महादशा कौन होगा? राहु। ऐसे ऐसे देखेंगे ना,
राहु होगा। महाचन भौरा चंद्र बुशबु केतु। भौरा, ये ग्रहों के सीरियल से नहीं, यह इससे चलता है। आचंग भौरा उषा बुकेशु, तो चंद्रमा से तीसरे हो गया राहु, उसके बाद में गुरु। तो गुरु तो नहीं होगा ना, जब होगा तो राहु होगा तीसरा। अगर जन्म महादशा से तीसरा महादशा स्वामी यदि आपके कुंडली में नीच राशि के हों, तो अब आप देखिए कि आपका जन्म जिस महादशा में हुआ उससे तीसरा महादशा कौन था, क्या उसके स्वामी नीच के हैं? जन्म महादशा से तीसरा जो महादशा है उसका स्वामी नीच का है किसी व्यक्ति की कुंडली में, या आप अपने स्वजनों के बारे में बोले कि है, देखने को मिलता है। तो आप पाएंगे कि यदि जन्म महादशा से तीसरी महादशा का स्वामी यदि नीच का है, तो उस महादशा में यदि कोई, हाँ, उस महादशा में यदि ऐसे ग्रह की अंतरदशा आए जो ज्यादा पीड़ित खराब हो, उस अंतरदशा में शारीरिक कष्ट थोड़ा ज्यादा ही मिलता है। शारीरिक कष्ट थोड़ा ज्यादा में। ज्यादा। यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति का जन्म सूर्य की महादशा में होता है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म, एक मिनट कैलकुलेटर किधर गया, यदि किसी व्यक्ति का जन्म सूर्य की महादशा में होता है, तो शनि की महादशा आते आते कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे? तो सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10, 16, मंगल का 7, 50 से ऊपर हो जाएंगे गुरुजी। 6, 10, 16, 16, 7, 23, 23 और क्या कहते हैं फिर राहु की 18, 23 और 18, 41, 48 और 16, 57, 57 साल हो जाएंगे गुरुजी। गुरुजी का नेटवर्क इशू लग रहा है। नेटवर्क इशू लग रहा है, आवाज चली गई है। हाँ जी।
मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वज वैसे लेफ्ट हो गए थे तो लाल वाले बटन पर ही कर्सर थी, उंगली दब गया, हम लेफ्ट हो गए। ऐसा कभी कभी हो जाता है। वैसे एक सूत्र और है, शायद आप लोगों को पूर्व से ज्ञात होगा। यदि जन्म क्या महादशा से, बता रहे थे? हाँ जी, आप सूर्य का बता रहे थे, सूर्य का सूर्य सूत्र वाला। बता रहे थे गुरुजी आप। हाँ, तो मैंने यह कहा है कि यदि सूर्य की महादशा में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो सूर्यदेव ग्रहों की राजा हैं। तो जब राजा की महादशा में जन्म होता है और उनके जीवन में जब सेवक की महादशा आती है, यानी कि उम्र के 55-60 वर्ष होता है, यानी कि जब शनि की तो सामान्यतः प्रसिद्धि की तरफ व्यक्ति चला जाता है, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त होती है। आप लोग इस सूत्र को अनेक व्यक्तियों की कुंडली पर, अपने मित्रों के, अपने सहपाठियों की कुंडली पर देखेंगे तो पाएंगे। हमने इस सूत्र को जितने कुंडलियों पर लगाया, कुछ न कुछ उन्हें सफलता मिली है या सकारात्मक फल देखने को मिला है, यानी कि सूत्र यह पूरा अनुभूत है। अब आते हैं कि कुछ गुरुजनों का यह भी कहना है कि यदि, अब यहाँ पर रुकिए, लिखते हैं, आ चंग भौ रा गु स बु के सु। अब मंगल पांचवा कहां से बनेंगे? तो इन्हीं को 5 मान लेंगे, 5 4 3 2 1। यदि केतु की महादशा में आपका जन्म हुआ है, यानी कि नक्षत्र की जब बात करें तो केतु के नक्षत्र होते हैं माघा मूल अश्विनी। अश्विनी। यदि माघा मूल अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मंगल की महादशा थोड़ी कष्टदायक हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा गया है 6 5 4 3 2 1। शुक्र की महादशा में, यानी कि 1 2 3 4 5 6, हाँ, शुक्र की महादशा में यदि जन्म हुआ है, शुक्र की महादशा में यदि जन्म हुआ है, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एवं भरणी नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति की महादशा में थोड़ा समस्याएं काफी हो सकती है। अब वह कब होगी, क्योंकि महादशा तो लंबा टर्म होता है, थोड़ी बड़ी समस्याएं तो हमेशा हो सकती है, लेकिन कब विशेष परिस्थिति आएंगी वो तो संबंधित ग्रह बतलाएगा कि उसमें कौन से ग्रह खराब की अंतर्दशा आने वाला। शनिदेव के लिए 4 3 2 1। मंगल की महादशा में यदि जन्म है आपका या हमारा, यानी कि मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा, मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो शनि की महादशा थोड़ी समस्या देने वाली।
क्या आप लोग इन सूत्रों को जो अभी हमने अंत में चर्चा किया, आप लोग अपने अपने कुंडली पर लगाएं एवं जितनी सत्यता पाते हैं आप लोग समूह में भी अवश्य लिखने का प्रयास करें, ताकि हम भी समझ सके कि जो हमारे स्मरण में है या हमारे गुरुजनों ने हमें जो बतलाया वह कहाँ तक सही है। हालांकि गुरुजनों की बातों पर कभी भी अविश्वास नहीं करना, सदैव सत्य ही होते हैं, सदैव सत्य ही। और आज की कक्षा में हम लोग इतना ही, फिर अगली कक्षा में कल हम लोग कुछ नए विषय वस्तु और अभी दशा फल पर ही आधारित हम लोग चर्चा करें।